नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत अभिनंदन है टीचर्स फैमिली, टीटी फैमिली, शिक्षकों के परिवार जायसवाल कोचिंग सेंटर पर, पावर्ड बाय शिक्षा ही प्रकाश है। दोस्तों, बात करने वाले हैं आज के मैराथन वीडियो। एग्जाम के पहले ये 500 प्रश्नों का आपका मैराथन क्लास होने वाला है। मैराथन वीडियो आएगा जो सीडीपी का संपूर्ण निचोड़ है। जितने भी अभी सीडीपी के एग्जाम होंगे या होने वाले हैं या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं, सारे क्वेश्चनों को कंबाइंड किया गया है, पूरा निचोड़ तैयार किया गया है। पूरा जैसे खांसी आती है तो हल्दी और दूध गर्म और इसका काढ़ा तैयार कर हम पीते हैं, उसी प्रकार एग्जाम के पहले ये आपके एग्जाम को क्रैक करने का काढ़ा है, एग्जाम को पास करने का काढ़ा है। तो चलिए यहाँ पे सभी लोग तैयार हो जाइए। बाकी सभी प्रैक्टिस पेपर चल रहे हैं जिसका आई बटन पे लिंक मिल जाएगा। प्लेलिस्ट ऑलरेडी बना दिया गया है। पहला प्रश्न दिया गया कि रॉबर्ट गेने कहाँ के वैज्ञानिक थे। तो रॉबर्ट गेने एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे। सेकंड प्रश्न है, रॉबर्ट गेने ने बालकों के विकास को ध्यान में रखते हुए अधिगम की प्रक्रिया को कितने भागों में बांटा है। तो रॉबर्ट गेने ने अधिगम की प्रक्रिया को 8 भागों में बांटा है। वो 8 भाग कौन कौन से हैं सभी लोग नोट कीजिएगा। संकेत अधिगम, उद्दीपक अधिगम अभिक्रिया जिसे हम एसआर अधिगम भी कहते हैं, श्रृंखला अधिगम, शाब्दिक अधिगम, और 5वां है आपका बहुविवेदन अधिगम, 6वां है प्रत्यय अधिगम, 7वां है सिद्धांत अधिगम और 8वां है समस्या समाधान अधिगम। ये 8 आपके क्रमिक रूप से भागों में बांटा गया है रॉबर्ट गेने के द्वारा बालकों के विकास को ध्यान में रखते हुए। अगला प्रश्न है, रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्न स्तर कौन सा होता है। वह होता है संकेत अधिगम। अगला है, रॉबर्ट गेने ने श्रेणी क्रम सिद्धांत के अनुसार अधिगम का सबसे उच्चतम स्तर कौन सा माना है। वह है समस्या समाधान अधिगम। तो अधिगम का सबसे उच्चतर हो गया समस्या समाधान और निम्नतम हो गया संकेत। दोनों चीजें आपने समझ लिया। रॉबर्ट गेने के अनुसार बालक का अधिगम कब पूरा हो जाता है। तो बालक का अधिगम 12 वर्ष के उपरांत, अर्थात जब वह अपनी समस्या या समस्याओं का समाधान करने लगता है तो बालक का अधिगम पूरा हो जाता है, अकॉर्डिंग टू रॉबर्ट गेने की बात करेंगे। अगला, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया। ईपी पॉलाव ने दिया। पॉलाव किस संप्रदाय के समर्थक थे। पॉलाव एक व्यवहारवादी संप्रदाय के समर्थक थे। डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है। शास्त्रीय अनुबंधन के सिद्धांत की बात करते हैं। या खेत में बिजूका खड़ा करना एवं उसे देखकर पक्षियों का भागना किस सिद्धांत पर कार्य करता है। शास्त्रीय अनुबंधन पर कार्य करता है। सुल्तान नाम के चिंपांजी पर किसने प्रयोग किया। सुल्तान नामक चिंपांजी का जब भी जिक्र होता है कोहलर का नाम अवश्य आ जाता है। गर्भवती महिला में कितने वजन की वृद्धि हो जाती है। तो गर्भवती महिला में 10 से 12 किलोग्राम के वजन की वृद्धि हो जाती है। मनुष्य की प्रजाति का नाम क्या है। तो मनुष्य की प्रजाति का नाम होमो सेपियंस है। अगला है कि पिंड अवस्था का समय क्या होता है। तो 2 सप्ताह से 8 सप्ताह का लगभग पिंड अवस्था का समय होता है। और डिम्ब अवस्था का समय क्या होता है। तो पिंड के बाद डिम्ब अवस्था का जो पहले समय होता है वह होता है 14 दिन का। अगला प्रश्न है, जन्म के समय बालक का औसत वजन कितना होता है। तो 2 किलो 700 ग्राम के आसपास होता है। जन्म के समय बालक का वजन होता है, तो बस जन्म के समय बालक का वजन पाउंड में पूछा जाएगा तो औसत 7 पाउंड माना गया है। शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति मानी जाती है 1900 ईस्वी से मानी जाती है। मनोविज्ञान को एक विषय के रूप में निश्चित आधार देने का श्रेय जाता है। किसको जाता है। विलियम जेम्स को जाता है। मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाला प्रथम व्यक्ति कौन है। तो रोडोल्फ गोल्काय है। इसको भी नोट कर लीजिएगा। प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ क्या था। प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ था आत्मा का विज्ञान। लेकिन नवीन काल में 20वीं शताब्दी में मनोविज्ञान का अर्थ क्या है सभी लोग बताइए। 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था। मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता था। वहीं आपका मनोविज्ञान का मन या मस्तिष्क का विज्ञान किसने कहा था। पोम्पोनाजी ने कहा था। ये टीटी एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, रिपीटेड प्रश्न है। 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था। चेतना का विज्ञान। तो सारी चीजें हम बात करें 17वीं शताब्दी 18वीं शताब्दी, ठीक है। लेकिन जो वर्तमान में 20वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, 20वीं शताब्दी को मनोविज्ञान का क्या कहा जाता है। अब व्यवहार का विज्ञान कहा जाता है। व्यवहार का विज्ञान यह कथन किसका है। तो व्यवहार का विज्ञान यह कथन वाटसन का है, जो व्यवहारवाद के जनक भी कहलाते हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना। तो शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटी एक्ट 2009 में बना। नाम से ही मशहूर है, आरटी एक्ट 2009।
शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक किसने लिखी? थांडाइक ने लिखी, 1903 में लिखी थी। अगला, शिक्षा का अधिनियम कब लागू हुआ? तो 1 अप्रैल 2010 को शिक्षा का अधिनियम जो है लागू हुआ था। शिक्षा का अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिनियम कब लागू हुआ? 4 अगस्त 2009 को शिक्षा का अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा का अधिनियम लागू किया गया। एक कक्षा में शिक्षक एवं छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए? 1:40। अगला है, मनुष्य की संरचना कितने गुणसूत्रों से हुई है? तो 23 गुणसूत्रों से हुई है। 23 गुणसूत्र जोड़ों से हुई है। लिंग का निर्धारण कौन सा जोड़ा करता है? तो 23वां जोड़ा जो होता है वह लिंग का निर्धारण करता है। साथ ही साथ अगला प्रश्न देख लेते हैं, और ये हम ऑलरेडी जान चुके हैं कि डिम्ब अवस्था कितने दिन में होता है? 14 दिन में होता है। और ये भी आप लोग जान चुके हैं पिंड अवस्था का समय कितना होता है? 14 दिन 2 महीना। और ये पिंड और डिम्ब से एक प्रश्न आएगा, नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संभावित प्रश्न है। गर्भवती महिला का वजन कितना बढ़ जाता है? तो ये भी हम बात कर चुके हैं, 10 से 12 किलो तक वजन बढ़ जाता है। मनुष्य किस प्रजाति में होता है? ये भी हम बात कर चुके हैं, होमो सेपियंस की बात कर चुके हैं। ठीक है, इस सारे प्रश्नों की बात करेंगे। और एक प्रश्न हमने नहीं किया है, जो छोटे मोटे चौड़े तथा गोल व्यक्ति क्रेजमर द्वारा किए गए व्यक्तित्व वर्गीकरण के किस श्रेणी में आते हैं? तो छोटे मोटे चौड़े गोल व्यक्ति जो है क्रेजमर के अकॉर्डिंग व्यक्तित्व वर्गीकरण में पिकनिक्स की श्रेणी में आते हैं। किसके? पिकनिक्स के जो है श्रेणी में आ जाते हैं। व्यक्तित्व मनोविज्ञान के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? एडलर है, नोट कर लीजिएगा। किस सिद्धांत ने सामाजिक अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन किया? देखिए, जब भी सामाजिक अधिगम सिद्धांत का जिक्र होता है अल्बर्ट बंडूरा की बात करते हैं, तो बंडूरा और वाल्टर्स की बात कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? तो कर्ट लेविन के अनुसार समूह में जो परिवर्तन होता है उसे गतिशीलता कहते हैं। 16 पीएफ का प्रयोग किसके मापन हेतु किया गया था? तो व्यक्तित्व मापन हेतु किया गया था, और इस परीक्षण से जरूर प्रश्न आता है। पलाव ने सीखने के अनुबंधन प्रक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किस पर प्रयोग करके किया था? तो ईपी पलाव सभी लोग जानते हैं, कुत्ते पर प्रयोग किया था। किस पर किया था? कुत्ते पर। चूहे और कबूतर पर किसने प्रयोग किया था? स्किनर ने किया था। तो यहाँ पे उत्तर, यहाँ पे आपका जो राइट होगा, पलाव का। पहले बात तो जान लीजिए कि सीखने के अनुबंधन प्रक्रिया का सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ईपी पलाव ने किया। किस पर प्रयोग करके किया था? कुत्ते पर प्रयोग करके किया था। किस अवस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं? किशोरावस्था में बच्चे अपने समवयस्क समूह के सक्रिय सदस्य हो जाते हैं। किशोरावस्था मतलब 12 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था की बात कर रहे हैं। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है? जीन पियाजे जी को जाता है, संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के जो जनक कहलाते हैं। आइए बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला, बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किसको जाता है? जीन पियाजे जी को हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। और अगला प्रश्न है जो स्क्रीन पर है, वाइगोस्की से संबंधित प्रश्न है। वाइगोस्की बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक की महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? देखिए, वाइगोस्की का जिक्र होगा तो सामाजिक सबसे जरूर जुड़ होगा, सामाजिक सबसे इनका बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। तो वाइगोस्की जो है बच्चों के सीखने में निम्नलिखित में से किस कारक के महत्वपूर्ण भूमिका पर बल देते हैं? वह आपका कारक और कोई नहीं, सामाजिक कारक हो जाता है। अगला, शिक्षक का बर्ताव कैसा होना चाहिए? तो शिक्षक का बर्ताव एक आदर्शवादी के रूप में होना चाहिए। अगला प्रश्न है, बालक के व्यक्तित्व के सर्वांगीण विकास के लिए यह आवश्यक होता है उसके की जानकारी होना चाहिए। देखिए, बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास के लिए आवश्यक है कि उसके व्यवहार की जानकारी शिक्षक को होना चाहिए। अगर सर्वांगीण विकास करना है तो शिक्षक का जो है बालक के व्यवहार की जानकारी होना चाहिए। बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, यह निष्कर्ष किस मनोवैज्ञानिक द्वारा किए गए कार्य पर आधारित हो सकता है? तो यह आपके अल्बर्ट बंडूरा द्वारा दिए गए निष्कर्ष द्वारा जो है यह कार्य आधारित हो सकता है कि बच्चे फिल्मों में दिखाए गए हिंसात्मक व्यवहार को सीख सकते हैं, अकॉर्डिंग टू अल्बर्ट बंडूरा। समाजीकरण का अर्थ क्या होता है? तो समाजीकरण का अर्थ होता है समाज में समायोजित होना ही समाजीकरण का अर्थ होता है। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण कौन सी अवस्था में होता है? तो सबसे गहन और जटिल समाजीकरण की अवस्था जो होती है वह किशोरावस्था के दौरान होता है। अगला है, अपनी कक्षा के बच्चों में समाजीकरण की प्रक्रिया को तेज करने के लिए शिक्षक को अपना किसका बर्ताव रखना चाहिए? तो स्नेह और सहानुभूतिपूर्ण का बर्ताव रखना चाहिए। समाजीकरण की प्रक्रिया में अनुकरण को उपयोगी तथा विकासात्मक बनाने के लिए आवश्यक तत्व क्या होता है? परिवार एवं पड़ोस होता है।
मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता कौन सी होती है? सभी लोग यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता है अमूर्त चिंतन। औपचारिक अर्थ होता है जीन पियाजे जी की जो चौथी अवस्था है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जो 11 वर्ष से 15 या 11 वर्ष से आगे की अवस्था है। तो मानसिक विकास की औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की मुख्य विशेषता होती है उसमें अमूर्त चिंतन होता है। अगला प्रश्न है, कोहलबर्ग के अनुसार सही और गलत प्रश्न के बारे में निर्णय लेने में शामिल चिंतन प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? नैतिक तर्कणा कहा जाता है। पियाजे जी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की बात करते हैं। वह स्तर जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू कर देता है, वह अवस्था कहलाती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। संवेदी गत्यात्मक अवस्था को और किस नाम से जाना जाता है? तो इंद्रिय जनित गामक अवस्था को या इंद्रिय जनित ज्ञान की अवस्था के नाम से जाना जाता है, जो जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। जीन पियाजे जी की पहली अवस्था कहलाती है। अधिगम मंत्रण से तात्पर्य क्या होता है? तो किसी पूर्व ज्ञान के आधार पर नए ज्ञान को सीखना ही अधिगम मंत्रण कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, साइकिल चलाने वाला व्यक्ति स्कूटर चलाना जल्दी सीख जाता है। अगला प्रश्न स्क्रीन पर है, अधिगम अंतरण कितने प्रकार के होते हैं? तो अधिगम अंतरण 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है धनात्मक अंतरण, शून्य अंतरण, ऋणात्मक अंतरण। कहीं ना कहीं अगर आपने कोई जो डीएड बीएड में सीखा है, पेडागोजी शिक्षा शास्त्र पढ़ा है, वो आपके टीटी एग्जाम में कार्य आ रहा है तो धनात्मक अंतरण कहलाएगा। अगर वह कोई नहीं पूछा जा रहा है तो शून्य अंतरण कहलाएगा। वो आपका नुकसान कर रहा है जो आपने पिछली तैयारी की है तो ऋणात्मक कहला जाएगा। और इनसे अधिगम अंतरण से जरूर प्रश्न पूछा जाता है, ये भी आप लोगों को नोट कर लेना है। धनात्मक अंतरण जो है कितने प्रकार का होता है? तो धनात्मक अंतरण भी 3 प्रकार का होता है, क्षैतिज समांतर, ऊर्ध्व या लंबवत, और तीसरा होता है द्विपार्श्विक। इनको नोट कर लीजिएगा, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। गणित संबंधी विकार को क्या कहा जाता है? गणित संबंधी विकार को डिस्कैल्कुलिया कहा जाता है। पढ़ने संबंधी विकार को डिसलेक्सिया कहा जाता है और लिखने संबंधी विकार को डिस्ग्राफिया कहा जाता है। ये 3 विकार से में एक विकार अवश्य प्रश्न पूछा जाएगा। और चौथा विकार आपका पूछा जाता है, लिखना पढ़ना बोलने संबंधी विकार को डिस्प्रेक्सिया बोला जाता है। ये 4 विकार हैं, डिस्कैल्कुलिया, डिसलेक्सिया, डिस्ग्राफिया, डिस्प्रेक्सिया। इनसे प्रश्न जरूर आएगा। और ये मॉडरेट प्रश्न की अवधान संबंधी विकार को क्या कहा जाता है? एडीएचडी। एडीएचडी को अवधान संबंधी विकार को एडीएचडी कहा जाता है। विशिष्ट बालक कौन होता है? तो आप सभी लोग जानते हैं, वे बालक जो समान बालकों से हटकर होते हैं, इन्हें एक नया शब्द दिया गया, विभिन्न योग्यता रखने वाले बालक को ही विशिष्ट बालक कहा जाता है। लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक प्रमुख लक्षण है? डिस्ग्राफिया। जी हाँ, लिखने संबंधी जब भी योग्यता में कमी हो, विकार हो, वो आपका किससे संबंधित होगा? डिस्ग्राफिया। ये नोट कर लीजिएगा। कोई भी ग्राफ बनाना हो तो लिखना पड़ता है, तो ग्राफ का संबंध लिखने से है। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना और अक्सर चाक्षुष स्मृति का ह्रास करना किससे संबंधित है? ये भी डिसलेक्सिया से संबंधित हो जाएगा। इसी प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। अगला, भाषा अवबोधन से संबंधित विकार क्या होता है? भाषाघात। जी हाँ, भाषा अवबोधन संबंधित विकार को भाषाघात कहते हैं। शरीर रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः क्या होता है? डिस्ग्राफिया होता है। जी हाँ, जो शारीरिक रूप से अक्षम बच्चे होते हैं उनको क्या होता है? कौन सा विकार? डिस्ग्राफिया। डिसलेक्सिया मुख्य रूप से किसकी समस्या है? तो डिसलेक्सिया जो मुख्य रूप से पढ़ने की समस्या से संबंधित होता है। और एक आता है डिस्थीमिया। यह गंभीर तनाव की अवस्था को डिस्थीमिया कहा जाता है। बच्चा हमेशा चिंतित रहे, सोचने में रहे, डूबा रहे, वह डिस्थीमिया कहा जाएगा। गणित को समझने की अशक्तता को डिस्कैल्कुलिया कहा जाता है। गणित मतलब जोड़ घटाना गुणा भाग, कैलकुलेटर कैलकुलिया की संबंधित हो जाता है। डिस्ग्राफिया मुख्य रूप से किसकी समस्या से संबंधित है? डिस्ग्राफिया जो है लिखने से संबंधित। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? डिसलेक्सिया पठन विकार से संबंधित हो जाता है, यह हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं। साथ ही साथ निम्नलिखित में से मौखिक रूप से सीखने की अशक्तता को क्या कहा जाता है? तो मौखिक रूप से अगर कोई बच्चा नहीं सीख रहा तो उसको अफेजिया कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान शब्द का प्रयोग करने वाला पहला व्यक्ति कौन था? रुडोल्फ गोल्काय 1590 में किया गया था। सामाजिक अंतःक्रिया किससे संबंधित है? तो 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य होने वाले परस्पर संबंध क्रियाएं सामाजिक अंतःक्रियाएं कहलाती हैं। जैसे सहयोग, सहानुभूति, त्याग, बलिदान, ये सारी सामाजिक अंतःक्रियाएं हो जाती हैं।
प्राचीन काल में मनोविज्ञान का अर्थ क्या होता है? तो आत्मा का विज्ञान होता है, ये हम बात कर चुके हैं। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा? अरस्तू ने कहा। साथ ही साथ 17वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था और यह किसने कहा? तो 17वीं शताब्दी को मनोविज्ञान को मन या मस्तिष्क का विज्ञान कहा जाता था, यह पोम्पोनाजी ने कहा था। 18वीं शताब्दी में मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? तो चेतना का विज्ञान, यह विलियम जेम्स या वुंट ने कहा था। 20वीं शताब्दी को मनोविज्ञान को क्या कहा जाता था? व्यवहार का विज्ञान वाटसन ने कहा था। तो ये साथ साथ अलग अलग भी जान चुके हैं और साथ साथ भी जान लेते हैं। शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक कब लिखी किसने? थॉर्नडाइक ने 1903 में लिखी थी, यह हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। प्रश्न रिपीट हुआ है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना? 2009 में बना, ये भी हम बात कर चुके हैं। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को लागू हुआ, ये भी हम बात कर चुके हैं। जीन पियाजे जी के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? वह आपकी वस्तु स्थायित्व मतलब पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की बात करते हैं। कोहल वर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कर सकता है, नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके कर सकता है। जीन पियाजे जी के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है क्या कहलाती है? समावेशन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विकास की कौन सी अवस्था से शुरू होती है? तो विकास जो है प्रसव पूर्व अवस्था से ही शुरू हो जाती है। सबसे अधिक गहन और जटिल समाजीकरण की अवस्था जो होता है वह किशोरावस्था के दौरान ही होता है। अगला है, जीन पियाजे जी के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है वह क्या कहलाती है? आपका समावेशन कहलाता है। ठीक है, तो ये हम बात कर चुके हैं। अगला है, खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है? तो सभी लोग जानते हैं खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक आपके फ्रोबेल हैं। जीन पियाजे जी की कौन सी अवस्था का संबंध अमूर्त एवं तार्किक चिंतन से है? तो अमूर्त और तार्किक चिंतन मतलब अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, तृतीय अवस्था 7 से लेकर 11 अवस्था की अवस्था की बात करेंगे। बाल मनोविज्ञान को केंद्र बिंदु कौन होता है? तो बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु बालक होता है। बालक के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसने दिया? तो जीन पियाजे जी ने दिया था। जीन पियाजे जी के अनुसार कितने वर्ष की आयु तक के बच्चों में संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है? तो 6 वर्ष तक बच्चे में जो है संज्ञानात्मक परिपक्वता का अभाव पाया जाता है। फिर वह धीरे धीरे सीखता है, समझता है और फिर बाद के चौथे चरण पर आपका परिपक्व हो जाता है। छेद सिद्धांत के जनक कौन है? तो कर्ट लेविन को छेद सिद्धांत का जनक कहा जाता है। कर्ट लेविन किस विचारधारा से प्रभावित थे? तो कर्ट लेविन गेस्टाल्टवादी विचारधारा से प्रभावित थे। कर्ट लेविन किस विचारधारा के समर्थक हैं? तो समर्थक संज्ञानवादी के हैं, लेकिन प्रभावित गेस्टाल्टवादी हैं। और समर्थक किसके हैं? संज्ञानवादी के। दोनों चीजें समझ लीजिएगा। कर्ट लेविन के छेद के सिद्धांत में छेद का अर्थ क्या होता है? तो जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से होता है। अधिगम का श्रेणी क्रम सिद्धांत किसने दिया? तो रॉबर्ट गेने ने अधिगम का श्रेणी क्रम का सिद्धांत दिया था। श्रेणी क्रम का सिद्धांत किससे संबंधित है? रॉबर्ट गेने से। रॉबर्ट गेने किस विचारधारा के समर्थक थे? संज्ञानवादी, हम बात कर चुके हैं। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे निम्नतम स्तर क्या होता है? संकेत अधिगम, ये भी हम बात कर चुके हैं। रॉबर्ट गेने के अनुसार अधिगम का सबसे उच्चतम स्तर समस्या समाधान अधिगम होता है, ये भी हम बात कर चुके हैं। सुल्तान नाम के चिंपांजी पर किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था? तो सभी लोग जानते हैं कोहलर ने प्रयोग किया था। ये हम सारे प्रश्न ऑलरेडी कर चुके हैं। चूहे पर किस वैज्ञानिक ने प्रयोग किया था? तो स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था, ये भी बात कर चुके हैं। बुद्धि का प्रतिदर्श नमूना सैंपल सिद्धांत किसने दिया? तो थॉमसन ने दिया था। बुद्धि को मापने के लिए मानसिक आयु संप्रत्यय किस विद्वान ने दिया था? तो अल्फ्रेड बिने सन 1905 में दिया था। मानसिक आयु क्या होता है? तो किसी व्यक्ति द्वारा अपनी उम्र से ज्यादा कार्य करना ही मानसिक आयु हमारी कहलाती है। अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि को कितने भागों में बांटा है? अल्फ्रेड बिने ने बुद्धि को 3 भागों में बांटा है। पहला होता है मंद बुद्धि, दूसरा कुशाग्र बुद्धि और तीसरा होता है औसत बुद्धि। स्टर्न ने बुद्धिलब्ध आईक्यू को कब मापा और कौन से सूत्र दिया? तो स्टर्न ने 1912 में बुद्धिलब्ध को मापा और एक नया सूत्र खोजा, आईक्यू बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु। भाटिया परीक्षण किससे संबंधित होता है? देखिए, मानसिक आयु गुणे वास्तविक आयु मल्टीप्लिकेशन 100 भी होता है।
ये आप लोग फार्मूला होता है, ये जान लीजिएगा। पाठ या बैठी परीक्षण किससे संबंधित है? तो बुद्धि के नापने से संबंधित है, ये भी आप लोग जान चुके हैं। वैसलर परीक्षण का संबंध किससे है? तो बुद्धि नापने से आपका वैसलर का परीक्षण संबंधित है। स्टर्न के सूत्र से संशोधन किसने किया? तो स्टर्न के सूत्र को संशोधन जो है टर्मन ने किया था। बुद्धि के मापने के लिए पहली मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला कहाँ बनाई गई? तो जर्मनी में 1879 में बनाई गई थी। बुद्धि का विचलन बुद्धि सिद्धांत किसने दिया? वैसल महोदय ने 1960 में दिया। प्रतिस्थापन का सिद्धांत किस वैज्ञानिक ने दिया? तो प्रतिस्थापन का जो सिद्धांत है गुथरी वैज्ञानिक ने दिया था। स्व सिद्धांत किसने दिया? तो कार्ल रोजर ने स्व सिद्धांत दिया। आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया? तो जब भी आवश्यकता पद का सोपान सिद्धांत का जिक्र होता है, अब्राहम मैस्लो ने दिया था। अगला आता है अधिगम का अर्थ क्या होता है? तो अधिगम का अर्थ होता है सीखना। कई बार पूछा गया है, रिपीटेड प्रश्न है, नोट कर लीजिएगा। अधिगम से क्या तात्पर्य होता है? तो मानव व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन को ही अधिगम कहा जाता है। अगला है अधिगम कब पूर्ण होता है? तो मानव व्यवहार में स्थायी परिवर्तन हो जाता है, मतलब अधिगम पूर्ण हो जाता है। संज्ञान किसे कहते हैं? किसी ज्ञान को ग्रहण करना ही संज्ञान कहलाता है। व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो व्यवहारवादी मनोविज्ञान के जनक वाटसन है। मनोविज्ञान के जनक कौन है? तो सिगमंड फ्रायड जो है मनोविज्ञान के जनक माने जाते हैं। मनोविश्लेषणात्मक मनोविज्ञान के जनक कौन है? सिगमंड फ्रायड है। शिक्षा का निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम के तहत कितने वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है? 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दी जाती है। शिक्षा के मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से लिए गए हैं? अनुच्छेद 21A, इससे 2002 में 86वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया। सीबीएसई कब बना? 1929 में सीबीएसई बना था। एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए? 1:40। 40 छात्रों में एक शिक्षक का अनुपात होना चाहिए। अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है जो आपकी स्क्रीन पर कि शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर, जी हाँ, रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन कौन करता है? तो शिक्षकों के लिए रिफ्रेशर कोर्स का आयोजन सीबीएसई बोर्ड करती है। शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य क्या होता है? शिक्षा मनोविज्ञान का उद्देश्य बालकों का सर्वांगीण विकास होता है। अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं? तो विश्लेषण विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर पढ़ा जाता है। ज्ञात से अज्ञात की ओर किस विधि में पढ़ते हैं? तो ज्ञात से अज्ञात की ओर संश्लेषण विधि में पढ़ा जाता है। समान से विशिष्ट की ओर कौन सी विधि है? तो आगमन विधि में समान से विशिष्ट की शिक्षण सूत्र की बात करते हैं। विशिष्ट से समान की ओर कौन सी विधि है? तो निगमन विधि विशिष्ट से समान की ओर होती है। पियाजे जी ने बुद्धि को किसके प्रति संयोजन योग्यता के रूप में परिभाषित किया? तो भौतिक एवं सामाजिक पर्यावरण के प्रति। किस विद्वान ने नैतिक बुद्धि की अवस्थाओं की अवधारणा प्रस्तुत की? तो कोहलबर्ग की बात करते हैं। नैतिकता का कोहलबर्ग से संबंधित है। संज्ञानात्मक का जीन पियाजे जी से संबंधित है। जीन पियाजे जी के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उसमें विभेद करने लगता है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था की बात करते हैं। वाइगोस्की के अनुसार बच्चे अपने साथी समूह के सक्रिय सदस्य कब हो जाते हैं? किशोरावस्था में हो जाते हैं। फ्रायड के अनुसार किसी बच्चे में समाजीकरण की प्रक्रिया है तो सर्वोत्तम आयु क्या होती है? 5 वर्ष होती है। बालकों के नैतिक विकास को समझने के लिए जीन पियाजे जी ने कौन सी विधि को अपनाया है? तो साक्षात्कार विधि को अपनाया है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, यह किस विद्वान का कथन है? यह जीन पियाजे जी का कथन है। यह कथन किसका है कि ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है? जीन पियाजे जी का कथन है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने विकसित किया? तो सामाजिक अधिगम का सिद्धांत बंडूरा ने विकसित किया। वाइगोस्की के अनुसार किसी बालक के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान किसका होता है? समाज का होता है। अगला बुद्धि के परिणामों के आधार पर समान संभावना वक्र किसने प्रस्तुत किया? टर्मन ने प्रस्तुत किया। बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है? बाल केंद्रित शिक्षा वह शिक्षा होती है जिसमें शिक्षा का केंद्र बिंदु बालक होता है। ऐसी शिक्षा बालकों की रुचि को, क्षमताओं को, प्रवृत्तियों को ध्यान में रखकर प्रदान की जाती है।
बाल केंद्रित शिक्षा कहते हैं। प्रगतिशील शिक्षा के जनक कौन है? तो जॉन डीवी प्रगतिशील शिक्षा के जनक कहलाते हैं। प्रोजेक्ट विधि के जनक कौन है? तो किलपैट्रिक और जॉन डीवी की बात करेंगे। गतिशील शिक्षा किस स्तर पर बल देती है? तो प्रोजेक्ट विधि से पढ़ाने पर अधिक बल देती है प्रगतिशील शिक्षा। बालकों के नैतिक विकास के जनक कोहलबर्ग जाने जाते हैं, आप सभी जो जानते हैं। और नैतिकता का अर्थ क्या होता है? बालक में नैतिक गुणों का विकास करना ही नैतिकता है। झूठ न बोलना, बड़ों का आदर करना, दूसरों की आज्ञा का पालन करना, दूसरों की सहायता करना, मिलजुल कर रहना, यही सारी आपकी नैतिकता है। नैतिक गुणों का समझना ही आपकी नैतिकता है। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को कितने चरणों में बांटा है? कोहलबर्ग ने नैतिक विकास को 3 चरणों में बांटा है, जिसमें से पहला चरण पूर्व रूढ़िगत नैतिकता स्तर 4 से लेकर 10 वर्ष, रूढ़िगत नैतिक स्तर 10 से लेकर 13 वर्ष, उत्तर रूढ़िगत नैतिक स्तर 13 वर्ष से अधिक। 3 चरणों में बांटा है, नोट कर लीजिएगा। समीपस्थो विकास का सिद्धांत जेडपीडी किसने दिया? वाइगोस्की ने। चाहे समीपस्थ विकास का सिद्धांत पूछा जाए, चाहे जेडपीडी का सिद्धांत पूछा जाए, किसने दिया? वाइगोस्की ने दिया, नोट कर लीजिएगा। वाइगोस्की कहाँ के निवासी थे? वाइगोस्की एक रूसी मनोवैज्ञानिक थे। अंधों की लिपि के जनक कौन है? तो इन्हीं के नाम से है, लुई ब्रेल की बात करेंगे। एलकेजी व यूकेजी पद्धति के जनक कौन है? तो फ्रोबेल है, नोट कर लीजिएगा। नर्सरी पद्धति के जनक कौन है? तो मारिया मोंटेसरी नर्सरी पद्धति के जनक। भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत किसने दिया? तो थार्नडाइक ने भूल एवं प्रयत्न का सिद्धांत का दिया था। थार्नडाइक ने बिल्ली पर प्रयोग किया था। थार्नडाइक कहाँ के मनोवैज्ञानिक है? कहाँ के निवासी है? अमेरिकी मनोवैज्ञानिक। अनुकूलित अनुक्रिया या क्लासिकी अनुबंधन का सिद्धांत किसने दिया? ईपी पॉलॉ ने। ईपी पॉलॉ ने किस पर प्रयोग किया था? कुत्ते पर प्रयोग किया था। क्रिया प्रसूत अनुबंधन इसका सिद्धांत किसने दिया? स्किनर ने दिया। स्किनर ने चूहे पर प्रयोग किया था। जीन पियाजे जी किस विचारधारा के समर्थक थे? तो जीन पियाजे जी संज्ञानात्मक विचारधारा के समर्थक थे। जीन पियाजे जी किस देश के निवासी थे? तो जीन पियाजे जी स्विट्जरलैंड देश के निवासी थे। जीन पियाजे जी ने अपने प्रयोग किस किस पर प्रयोग किया? जीन पियाजे ने अपने प्रयोग अपने 2 पुत्री व 1 पुत्र पर किया था। वह कौन मनोवैज्ञानिक है जो पहले जीव विज्ञान के प्रोफेसर थे, बाद में मनोविज्ञान के प्रोफेसर बने? वह आपके और कोई नहीं, जीन पियाजे जी। वाइगोस्की ने बालकों के विकास के लिए कौन सा सिद्धांत दिया? वाइगोस्की ने बालकों के विकास के लिए संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। अगला, वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत को और किस नाम से जाना जाता है? तो वाइगोस्की के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सामाजिक एवं सांस्कृतिक सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कितने विद्वानों ने दिया? संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत 3 विद्वानों ने दिया। सभी लोग बताइए कौन कौन से विद्वान हैं। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत कितने विद्वानों ने दिया? 3 विद्वान, और ये 3 विद्वानों के नाम है, पहला आता है जीन पियाजे जी, दूसरा आता है ब्रूनर, इसके बाद आता है वाइगोस्की। अगला प्रश्न देख लेते हैं, नोट कर लेते हैं। वाइगोस्की के अनुसार बालकों का संज्ञानात्मक विकास किसके द्वारा संभव है? तो अधिगम के द्वारा ही संभव है। बालक का समाजीकरण कब प्रारंभ होता है? तो बालक का समाजीकरण शैशवावस्था में 0 से लेकर 5 वर्ष तक की अवस्था में प्रारंभ होता है। समाजीकरण में बालक सबसे पहले किसको पहचानता है? समाजीकरण में सबसे पहले बालक अपनी माँ को पहचानता है। बालक का समाजीकरण कब पूर्ण हो जाता है? तो किशोरावस्था में बालक का समाजीकरण पूर्ण हो जाता है। बालक की गिरोह की अवस्था कौन सी अवस्था कहलाती है? बालकाल या बाल्यावस्था कहलाती है। बालक की नकारात्मक सोच कौन सी अवस्था से उत्पन्न होती है? तो बालक में नकारात्मक सोच की अवस्था किशोर अवस्था में जो है प्रारंभ होती है। सामाजिक अधिगम का सिद्धांत किसने दिया? तो वाल्टर और बंडूरा की बात करते हैं। जीन पियाजे जी संज्ञानात्मक विकास को ध्यान में रखते हुए बालक की कितनी अवस्थाएं बताई? तो 4 अवस्थाएं बताई हैं। बालक में चिंतन का प्रारंभ किस अवस्था में होता है? तो चिंतन का प्रारंभ 2 से 7 वर्ष तक में होता है। जीन पियाजे जी के अनुसार समायोजन की अवस्था किसे कहा गया है? तो जीन पियाजे जी के अनुसार संवेदन की अवस्था संवेदी गत्यात्मक अवस्था को कहा गया है। जीन पियाजे जी के अनुसार विकास की किस अवस्था को मुख्य परिवर्तन बिंदु कहते हैं? तो ठोस संक्रियात्मक अवस्था को मुख्य परिवर्तन बिंदु कहते हैं। अवधान संबंधी विकार किसको कहा जाता है? तो एडीएचडी को अवधान संबंधी विकार कहा जाता है, जिसकी हम जिक्र कर चुके हैं। भोजन ग्रहण करने संबंधी समस्या को क्या कहा जाता है? बुलिमिया। अमेरिकी
से अमेरिका में वंचित बालकों के लिए एक योजना चलाई गई थी। वह योजना कौन सी है? ब्रांचिंग योजना है। गिलफोर्ड ने सृजनशील प्रक्रिया के कितने चरण बताए हैं? तो गिलफोर्ड ने सृजनशील प्रक्रिया के 5 चरण बताए हुए हैं। किशोरावस्था को तूफानों की अवस्था कहा है, किसने कहा है? स्टेनले हॉल ने कहा है। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? कोहलबर्ग ने दिया। बाल विकास का उद्देश्य क्या होता है? बालक का सर्वांगीण विकास होता है। मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत किसने दिया? तो मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत मैकडूगल ने दिया था। मन की उत्तेजित दशा, क्रोध, खुशी आदि क्या कहे जाते हैं? संवेग कहे जाते हैं। टोटल 14 संवेग हैं अकॉर्डिंग टू मैकडूगल। आवश्यकता का पद का सोपान किसने दिया था? आवश्यकता के पद का सोपान जो है अब्राहम मैस्लो ने दिया था। बुद्धि का समान व विशिष्ट सिद्धांत किसने दिया? तो बुद्धि का समान व विशिष्ट सिद्धांत स्पीयरमैन ने दिया था। सीखने का सिद्धांत किसने दिया? तो सीखने का सिद्धांत थॉर्नडाइक ने दिया था। मानव में स्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है? मानव में स्थायी परिवर्तन को ही अधिगम कहा जाता है। खेल पद्धति के जनक किसे माना जाता है? तो खेल पद्धति के जनक किलपैट्रिक को माना जाता है। ह्यूरिस्टिक पद्धति को जनक किसे माना जाता है? तो प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग को ह्यूरिस्टिक पद्धति का जनक माना जाता है। प्रोजेक्ट पद्धति के जनक किसे कहा जाता है? तो प्रोजेक्ट पद्धति के जनक आपके जॉन डीवी कहे जाते हैं, जॉन डीवी है। अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। स्कीमा सिद्धांत के जनक कौन है? स्कीमा सिद्धांत के जो जनक कहलाते हैं वह आपके जीन पियाजे जी कहलाते हैं। कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? तो कोहलर एक संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे। वह कौन सी अवस्था है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं और घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ कर देता है? वह अवस्था आपकी जीन पियाजे जी के मूल संक्रियात्मक अवस्था, तृतीय अवस्था, 7 से लेकर 11 की अवस्था कहलाती है। वह कौन सी जगह है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जाता है? वो विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण विद्यालय एवं कक्षा है। बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सृजन करते हैं, इसका श्रेय किस विद्वान को जाता है? जीन पियाजे जी को जाता है। आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए किसके प्रति सचेत होना चाहिए? आकलन को उपयोगी और रोचक प्रक्रिया बनाने के लिए शैक्षिक सह शैक्षिक क्षेत्रों में विद्यार्थी के सीखने के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए विविध तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। शिशु अपने एवं अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है, यह किस विद्वान ने कहा है? जो शिशु अपने संसार के बारे में अधिकांश बातें खेल के माध्यम से सीखता है, यह कथन स्ट्रिंग ने कहा था। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? तो निरंतरता के विकास से संबंधित हो जाता है, निरंतरता के सिद्धांत से संबंधित हो जाता है। बच्चे के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किस विद्वान द्वारा की गई थी? तो जीन पियाजे जी के द्वारा की गई थी। परिवार एक साधन है, परिवार एक अनौपचारिक शिक्षा का साधन होता है। मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत किसने दिया? तो मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत एरिक्सन ने दिया था। संयोजन की अवस्था कौन सी अवस्था को कहते हैं? तो शैशवावस्था को संयोजन की अवस्था कहा जाता है। वर्तमान में विद्यालय जाने की उम्र कितनी है? तो 3 वर्ष मानी गई है। औपचारिक शिक्षा होने की जो उम्र है वह आपकी कहलाती है 6 वर्ष। औपचारिक शिक्षा किसे कहा जाता है? स्कूलों में दी जाने वाली शिक्षा को, संस्था में दी जाने वाली शिक्षा को औपचारिक शिक्षा कहा जाता है। औपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? आंगनबाड़ी में दी जाने वाली शिक्षा, घर में दी जाने वाली शिक्षा को भी अनौपचारिक शिक्षा कहते हैं। तो औपचारिक शिक्षा जो स्कूल और संस्था में दी जाती है और अनौपचारिक शिक्षा जो घर और आंगनबाड़ी में दी जाती है वह कहलाती है अनौपचारिक शिक्षा। समाजीकरण की क्रिया कब तक चलती है? तो जीवन भर आपकी समाजीकरण की प्रक्रिया चलती है, जब तक जीवन पर्यंत है तब आप समाज से जुड़े रहते हैं, समाज में रहते हैं। बालक कितने माह में अपनी माता को पहचानने लगता है? बालक 3 माह में अपनी माता को पहचानने लगता है। श्रम की अवस्था कौन सी अवस्था कहते हैं? श्रम की अवस्था को, शैशवावस्था को श्रम की अवस्था कहा जाता है। आपस या आपसे झगड़े की भावना कौन सी अवस्था है? तो बाल अवस्था को आपस में झगड़े की भावना कहलाती है, उत्पन्न होती है। एक शिक्षक विद्यार्थी में सामाजिक मूल्यों को विकसित किस तरह से कर सकता है? तो कोई भी शिक्षक
अध्यापक अध्यापिका एक शिक्षक आदर्श के रूप में बर्ताव करके विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है। शिक्षक का बर्ताव किस तरह से होना चाहिए? तो आपका बर्ताव आदर्शवादी होना चाहिए। शिक्षक का बर्ताव आदर्शवादी होना चाहिए। किस अवस्था में बच्चे अपनी समकक्षी वर्ग के सक्रिय सदस्य बन जाते हैं? तो किशोरावस्था में। किशोरावस्था की जो वर्ष कहलाता है वह 12 से लेकर 18 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक होता है? तो प्राथमिक शिक्षक के लिए बाल मनोविज्ञान का ज्ञान बच्चों के व्यवहार को समझने में शिक्षक की सहायता करता है। बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देना क्यों बेहतर होता है? तो बुनियादी स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा देने से प्राकृतिक वातावरण में बच्चों को सीखने में सहायता करता है। खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? तो पूर्व बाल्यावस्था को। बाल्यावस्था होती है 6 से लेकर 12 वर्ष तक की अवस्था, जिसमें आपका 6 से 9 वर्ष तक होता है पूर्व बाल्यावस्था और 9 से लेकर 12 वर्ष तक उत्तर बाल्यावस्था। तो 6 से लेकर 9 वर्ष पूर्व बाल्यावस्था को खिलौने के आयु कहा जाता है। जिन इच्छाओं की पूर्ति नहीं होती है उनका भंडार ग्रह कौन सा होता है? तो उनका भंडार ग्रह इदम में होता है। इदम अहम परहम आपने पढ़ा होगा अकॉर्डिंग टू फ्राइड। छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय क्या होता है? तो छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय होता है, छात्र केंद्रित शिक्षण का आशय मतलब प्रत्येक छात्र की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए। शिक्षा की खेल विधि का अर्थ क्या होता है? तो शिक्षा का खेल विधि का अर्थ खेल क्रियाओं द्वारा शिक्षा। अगला है प्रयोजनवाद ने किसे जन्म दिया? तो प्रयोजनवाद ने प्रोजेक्ट विधि को जन्म दिया। वह कौन सी विधि है जिनमें पहले उदाहरण बताया जाता है बाद में नियम बताया जाता है? आगमन विधि कहलाती है। वह कौन सी विधि है जिसमें पहले नियम बताया जाता है बाद में उदाहरण बताया जाता है? निगमन विधि कहलाती है। देखो सुनो और समझो किस विधि पर आधारित है? तो देखो सुनो समझो प्रदर्शन विधि पर आधारित हो जाता है। देखो सुनो और बोलो किस विधि पर आधारित है? तो देखो सुनो अगर समझो दिया गया है तो प्रदर्शन आएगा। देखो सुनो अगर बोलो दिया गया है तो प्रयोगात्मक विधि आएगी। नोट कर लीजिएगा, समझने में प्रदर्शन और बोलने में प्रयोगात्मक। किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? तो आगमन विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है। करके सीखने पर कौन सी विधि काम करती है? तो प्रयोगशाला विधि करके सीखने पर कार्य करती है। किंडरगार्टन विधि एलकेजी यूकेजी के जनक कौन है? तो वह फ्रॉबेल है। यह विधि खेल एवं करके सीखने पर आधारित होती है। मॉन्टेसरी शिक्षा प्रणाली के जनक कौन है? तो डॉक्टर मारिया मॉन्टेसरी है जो कि इटली के हैं। इस विधि में जो है इंद्रियों अर्थात ज्ञानेंद्रियों के प्रशिक्षण पर बल दिया जाता है। खेल पद्धति के जनक कौन है? तो हेनरी कॉल्बर्ट कुक की बात करते हैं। डाल्टन पद्धति के जनक कौन है? तो डाल्टन पद्धति के जनक कुमारी हेलेन पार्कहर्स्ट हैं। बच्चों में आधारहीन आत्म चेतना अवस्था का संबंध उसके विकास के किस अवस्था से संबंधित है? किशोरावस्था से संबंधित है। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो पढ़ने संबंधी विकार को डिसलेक्सिया कहा जाता है। श्यामपट्ट को शिक्षण साधन सामग्री के किस समूह के अंतर्गत किया जा सकता है? वह आपका दृश्य साधन की बात करेंगे। व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की जो भूमिका होती है वह नाम मात्र की भूमिका होती है। जी हाँ, व्यक्तित्व एवं बुद्धि में वंशानुक्रम की नाम मात्र की भूमिका होती है। श्यामपट्ट पर लिखते समय महत्वपूर्ण क्या होता है? तो श्यामपट्ट पर लिखते समय महत्वपूर्ण होता है अच्छी लिखावट। बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल किसने दिया? तो बुद्धि का तरल मोजेक मॉडल कैटल ने दिया था। अगला है बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान किसके द्वारा की गई? अकॉर्डिंग टू जीन पियाजे जी। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो आंकिक अक्षमता से संबंधित है। देखिए गणितीय विकार आए चाहे आंकिक अक्षमता, आंकिक मतलब ये होता है जोड़ घटाना गुणा भाग, तो आपको प्रॉब्लम ना होना चाहिए। तो आंकिक अक्षमता से संबंधित जो होता है डिसलेक्सिया होता है, या डिसकैलकुलिया का संबंध आंकिक अक्षमता से होता है। शिक्षा में समावेशन का अर्थ क्या होता है? तो शिक्षा में समावेशन का अर्थ होता है सभी विद्यार्थियों की शिक्षा की मुख्य धारा प्रणाली में स्वीकारना। आरवी कैटल की तरल बुद्धि जो तुल्य होती है किसके तुल्य होती है? वंशानुगत कारकों के तुल्य होती है। अगला है ज्ञानात्मक विकास नकल पर आधारित न होकर खोज पर आधारित होता है। यह कथन किसका है? यह कथन आपके जीन पियाजे जी का कथन है। किस विद्वान ने
बच्चों की अंतःक्रियाओं को उनके विकास का मूल आधार माना है? लेव वाइगोस्की ने माना है। किस विद्वान ने नैतिक विकास की अवस्था के सिद्धांत का प्रतिपादन किया है? लॉरेंस कोहलबर्ग ने किया है। जीन पियाजे जी के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं विभेद करने लगता है? वह होती है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो आपका 2 से लेकर 7 वर्ष तक की अवस्था कहलाती है। जीन पियाजे जी ने किसी बच्चे के विचार में नए विचारों का संवेशन हो जाना क्या कहा है? उसी को ही सात्मीकरण कहा है। बच्चे में आधारहीन आत्मचेतना का संबंध उसके विकास की किस अवस्था से संबंधित है? किशोरावस्था के विकास से संबंधित हो जाता है। बच्चों के विकास से संबंधित निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसने दिया? जीन पियाजे जी ने दिया। लॉरेंस कोहलबर्ग द्वारा प्रतिपादित नैतिक विकास के सिद्धांत के अनुसार पूर्व नैतिक अवस्था की अवधि कहलाती है जन्म से लेके 2 वर्ष तक की आयु कहलाती। क्या सही है? सभी लोग बताइए। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार यहाँ पे जो आपकी आयु दी गई है वह कौन सी कहलाती है? जी हाँ, देखिए लॉरेंस कोहल की अगर बात करते हैं, 3 चरणों का जिक्र हुआ है, हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं पिछले क्लासेज में, और इसके पहले हमने जो टॉप 50 क्वेश्चंस किया था तो उसमें भी हमने आपको डिटेल के साथ बताया था लॉरेंस कोहलबर्ग के बारे में। देखिए लॉरेंस कोहलबर्ग की जो पूर्व नैतिक अवस्था होती है वह 4 से लेकर 10 वर्ष तक की अवस्था होती है, ये ध्यान देना है। ये आपका जीन पियाजे जी के जन्म से लेकर 2 वर्ष तक की जो आयु है ये जीन पियाजे जी की है, लेकिन लॉरेंस कोहलबर्ग की आपके 4 से लेकर 10 वर्ष तक होती है। और द्वितीय अवस्था परंपरागत नैतिक स्तर होती है, वह 10 से लेकर 13 वर्ष तक की अवस्था पर होती है। और तृतीय अवस्था है अंगीकृत नैतिक मूल, ठीक है, आत्म अंगीकृत नैतिक मूल, जो 13 वर्ष से ऊपर होता है। ये पूर्व नैतिकता की अवस्था जो कहलाती है वह आपकी कहलाती है यहाँ पे होना चाहिए 4 से 10 वर्ष, ठीक है। तो ये ध्यान देना है छोटी छोटी चीजों को। बुद्धि का पदानुक्रमित संरचना का सिद्धांत किसने दिया? फिलिप वर्नर ने दिया था। बुद्धि का एकीकृत संरचना का सिद्धांत किसने दिया? जेपी गिलफोर्ड ने दिया। विशिष्ट बालकों में कौन से बालक आते हैं? तो विशिष्ट बालकों में वे बालक आते हैं प्रतिभाशाली, पिछड़े बालक, गूंगा बहरा अंधा, सृजनशील, संवेगात्मक दृष्टि से पिछड़े बालक, ये सभी विशिष्ट बालक की श्रेणी पर आते हैं। विकलांग बालक विशिष्ट बालकों की श्रेणियों में नहीं आते हैं, ये भी आपको ध्यान देना है। समावेशी शिक्षा किसे कहा जाता है? विशिष्ट बालकों के लिए बनाई गई नई शिक्षा प्रणाली समावेशी शिक्षा कहलाती है। प्रतिभाशाली बालक किसे कहा जाता है? ऐसे बालक जिनका IQ 110 से अधिक होता है उन्हें प्रतिभाशाली बालक कहा जाता है। पिछड़ा बालक किसे कहते हैं? ऐसे बालक जिनका IQ 90 से कम होता है उसे पिछड़ा बालक कहा जाता है। समान बुद्धि के बालक का IQ कितना होता है? तो समान बुद्धि के बालक का IQ 90 से 110 के मध्य होता है। सृजनशील बालक किसे कहा जाता है? सृजनशील बालक वे बालक होते हैं जिनमें कुछ नया करने की क्षमताएं होती, जो नए नए आविष्कार और अनुसंधान करने की क्षमता रखते हैं। सृजनशील बालकों का IQ कितना होता है? तो सृजनशील बालकों का IQ 120 से अधिक होता है। वांछित बालक किसे कहते हैं? वांछित बालक के वे बालक होते हैं जिन्हें शिक्षा का उचित अवसर प्राप्त नहीं हो पाता है, लेकिन वे पढ़ने की क्षमता रखते हैं, लेकिन वे शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। उदाहरण आदिवासी क्षेत्रों के बच्चे, मजदूर का बच्चा, बाई का बच्चा, काम करने वाले बच्चे, ये सारे आ जाते हैं। बाल अपराधी बालक कौन होते हैं? बाल अपराध बालक वे बालक होते हैं जो समाज के मान अधिनियम का उल्लंघन करते हैं, बाल अपराध कहला जाते हैं, बाल अपराध बालक होते हैं। अगला प्रश्न है, बाल अपराधियों के प्रकार बताना है। तो चोरी करने वाला बालक, स्कूल का फर्नीचर तोड़ने वाला बालक, स्कूल में मारपीट और हिंसा करने वाला बालक, स्कूल के रिपोर्ट कार्ड में छेड़छाड़ करने वाला बालक, ये सारे अपराधी बालक कहलाते हैं। मानसिक रूप से मंद बालकों को सिखाने में कौन सा सिद्धांत सहयोगी होता है? तो शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत सहयोगी होता है। छात्रों में अच्छी आदतों के निर्माण का सिद्धांत कौन सा कहलाता है? पॉलाव का शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत कहलाता है। अन्वेषण या खोज विधि का कौन सा सिद्धांत बल देता है? तो ब्रूनर का संज्ञानात्मक सिद्धांत अन्वेषण या खोज विधि पर बल दिया जाता है। जीवन विधि पर बल देता है तो कर्ट लेविन का 6 सिद्धांत जीवन विधि पर बल देता है। गेस्टाल्टवादी विद्वान किस देश के निवासी थे? गेस्टाल्टवादी जो विद्वान है वह जर्मनी के निवासी थे।
गेस्टाल्ट का अर्थ क्या होता है? गेस्टाल्ट का अर्थ होता है संपूर्ण अर्थात समग्र रूप से। प्रतिस्थापन का सिद्धांत किसने दिया? तो गुथरी ने प्रतिस्थापन का सिद्धांत दिया था। साथ ही साथ स्व सिद्धांत का जनक किसे माना जाता है? कार्ल रोजर को स्व सिद्धांत का जनक माना जाता है। आवश्यकता का पद सोपान सिद्धांत किसने दिया? तो अब्राहम मैस्लो ने दिया था। अगला प्रश्न आता है, कार्ल रोजर किस विचारधारा के समर्थक थे? कार्ल रोजर मानवतावादी विचारधारा के समर्थक थे। पर्यटन विधि के जनक कौन है? तो पेस्टोलॉजी पर्यटन विधि के जनक कहलाते हैं। अगला आपका प्रश्न दिया गया है, अन्वेषण विधि के जनक कौन है? अन्वेषण विधि के जनक आपके प्रोफेसर आर्मस्ट्रांग है। अन्वेषण विधि का संबंध किससे है? तो अन्वेषण विधि का जो संबंध होता है वर्तमान काल से होता है। पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि कौन सी होती है? तो पढ़ाने की सबसे अच्छी विधि प्रोजेक्ट विधि होती है। परियोजना विधि के जनक कौन है? अमेरिकी के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री जॉन डीवी के योग्य शिष्य किलपैट्रिक आपके परियोजना विधि के जनक हैं। तो किलपैट्रिक के गुरु कौन है? जॉन डीवी है। और जॉन डीवी के शिष्य कौन है? किलपैट्रिक है। ये नोट कर लीजिएगा। तो जॉन डीवी गुरु हो गए, किलपैट्रिक यहाँ पे आपके शिष्य हो गए। अगला, मानसिक आयु का प्रत्यय किस वैज्ञानिक ने दिया था? मानसिक आयु का प्रत्यय सभी लोग जानते हैं, बिने साइमन ने दिया था। अगला है, द्वितत्व सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो द्वितत्व सिद्धांत के परिवर्तक आपके स्पीयरमैन कहलाते हैं। और गिलफोर्ड ने कितनी मौलिक मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्ध की संरचना का वर्णन किया है? वह आपके 3 है। कितनी मौलिक मानसिक योग्यताओं के आधार पर? 3 मौलिक मानसिक योग्यताओं के आधार पर बुद्ध की संरचना का वर्णन गिलफोर्ड ने किया है। किशोर प्रणों को अपने मार्ग में बाधा समझता है, जो उसे अपनी स्वतंत्रता का लक्ष्य प्राप्त करने से रोकता है। यह किसने कहा? यह कॉलसनिक ने कहा था। अगला प्रश्न है, किशोरावस्था वह अवस्था है जिसके द्वारा एक विकास समान व्यक्तित्व बाल्यावस्था से प्रौढ़ावस्था तक पहुंचता है। यह कथन किसका है? यह कथन आपका जर्सील का कथन हो जाता है। अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है कि समाजीकरण की प्रक्रिया कितने चरणों में होती है? तो समाजीकरण की प्रक्रिया 3 चरणों में होती है। समाज के नियमों को सीखना, समाज के नियमों के अनुरूप व्यवहार करना, सामाजिक अभिवृत्तियों का विकास करना। अगला प्रश्न है, शिशु के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो शिशु के मस्तिष्क का वजन 350 ग्राम होता है। स्वस्थ मनुष्य के मस्तिष्क का वजन कितना होता है? तो 1400 ग्राम होता है। 6 माह के बालक का वजन लगभग कितना हो जाता है? तो 6 माह में बालक का वजन जन्म के समय से वजन का 2 गुना हो जाता है। 1 वर्ष में बालक का वजन कितना हो जाता है? 1 वर्ष में बालक का वजन जन्म के समय से वजन का 3 गुना हो जाता है। जन्म के समय किसकी लंबाई अधिक होती है? तो जन्म के समय लड़कों की लंबाई लड़कियों की लंबाई की तुलना में अधिक होती है। तो लड़कों को यहाँ पे अधिक बताया गया है। कहीं न कहीं लिंग पक्षपात का जिक्र हो चुका है। जन्म के समय बालक एवं बालिका की लंबाई लगभग कितनी होती है? तो औसतन देखा जाए बालक की लंबाई 20 इंच तथा बालिका की लंबाई 19.5 इंच की बात करते हैं। मानव के अस्थायी दांत अर्थात दूध के दांत कितने होते हैं? तो मानव के अस्थायी दांत दूध के दांत 20 होते हैं। मानव के स्थायी दांत कितने होते हैं? मानव के स्थायी दांत 12 होते हैं। किशोर अवस्था में कितने दांत होते हैं? तो 4 दांत आते हैं। इन्हें अक्ल की डाढ़ भी कहा जाता है। व्यवहार में होने वाले स्थायी परिवर्तन जो अभ्यास के कारण होते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें ही सीखना कहा जाता है। बच्चों में संवेगात्मक संयोजन प्रभावी होता है व्यक्तित्व निर्माण में, कक्षा शिक्षण में और अनुशासन में। इन तीनों में बच्चों में संवेगात्मक संयोजन प्रभावी होता है। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास को सबसे अच्छे तरीके से कहाँ परिभाषित किया जा सकता है? विद्यालय एवं कक्षा में परिभाषित किया जा सकता है। माता पिता से वंशजों में स्थानांतरित होने वाले लक्षणों को क्या कहा जाता है? अनुवांशिकता कहा जाता है। अगला प्रश्न है, थर्नडाई के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो चिंतन और कल्पना। जी हाँ, थर्नडाई के व्यक्तित्व के वर्गीकरण का आधार क्या है? चिंतन और कल्पना है। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? किशोरावस्था को कहा जाता है। कई बार पूछा है, रिपीटेड प्रश्न है, संभावित प्रश्न है। कक्षा कक्ष में शिक्षक व विद्यार्थी के मध्य संप्रेषण होना चाहिए, उद्देश्य केंद्रित संप्रेषण होना चाहिए। डिस्ग्राफिया मुक्तः किस कठिनाई से जुड़ा होता है? तो डिस्ग्राफिया मुक्तः लिखने से संबंधित कठिनाई से जुड़ा होता है। खिलौने की आयु किस अवस्था को कहा जाता है? तो पूर्व बाल्यावस्था को खिलौनों की आयु कहा जाता है। किसी उद्दीपन के निरंतर जिए जाने व्यवहार में होने वाला अस्थायी परिवर्तन को ही अभ्यस्तता कहा जाता है।
गणित का सीखा हुआ ज्ञान भौतिक विज्ञान को सीखने में सहायक होता है। यह कौन सा अधिगम का स्थानांतरण है? यह धनात्मक स्थानांतरण कहलाया जाता है। शैक्षिक समस्याओं का सर्वोत्तम समाधान हो सकता है सामूहिक परिचर्चा के द्वारा हो सकता है। स्थानांतरण में सामान्यीकरण का सिद्धांत किस शिक्षा मनोविज्ञान ने प्रस्तुत किया था? C.H. जूड ने प्रस्तुत किया था। मस्तिष्क द्वारा अपनी स्वयं की क्रियाओं का निरीक्षण किस विधि द्वारा किया जाता है? तो आत्मनिरीक्षण विधि द्वारा किया जाता है। अगला है, निर्देशन का अर्थ क्या होता है? छात्रों को अपनी समस्या सुलझाने हेतु सहायता देना ही निर्देशन कहलाता है। यदि किसी जटिल कार्य के नेतृत्व एक पक्ष पर ध्यान दिया जाता है, दूसरी पक्षों की अपेक्षा की जाती है तो पठार बन जाता है। यह कथन स्टीफेंस जी का है। शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया तो B.S. ब्लूम के द्वारा शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण किया गया। सीखने के प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है तो संधारणभूत, यह सीखने को प्रभावित करने वाला तत्व नहीं है। अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया? तो जब भी अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत का जिक्र होता है, आप सभी लोग जानते हैं AP पलाव का नाम आता है। और वाइगोस्की सामाजिक विकास का सिद्धांत दिया। सोवियत रूस के मनोवैज्ञानिक लेव वाइगोस्की ने बालकों में सामाजिक विकास से संबंधित एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इस सिद्धांत में उन्होंने बताया कि बालक के हर प्रकार के विकास में उसके समाज का विशेष योगदान होता है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। बहुतत्व मानसिक योग्यता का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? कैली और थर्स्टन है। ज्ञानात्मक उद्देश्यों में किसकी विधि की उपयोग किया जाता है? तो ज्ञानात्मक उद्देश्यों में जो है आपके रॉबर्ट मेगर की विधि का उपयोग किया जाता है। योग निर्धारण विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो लिंकर्ट ने योग निर्धारण विधि का प्रतिपादन किया। सीखना या अधिगम आदतों का ज्ञान और आवृत्तियों का अर्जन है, यह कथन किसका है? यह कथन क्रोयम क्रो का कथन हो जाता है। यहाँ पे सीखना, अधिगम, आदत, ज्ञान और आवृत्तियों का अर्जन की बात कर रहे हैं। शिक्षा के उद्देश्यों का मुख्य रूप से विकसित किया गया है किसके द्वारा? तो शिक्षा के उद्देश्यों का जो मुख्य रूप से B.S. ब्लूम के द्वारा विकसित किया गया। सीखना प्रक्रिया का आधारभूत पक्ष हो सकता है किसका? निरंतरता का हो सकता है। समूह गत्यात्मक सिद्धांत के प्रणेता कौन थे? तो कुर्ट लेविन जो है समूह गत्यात्मक सिद्धांत के प्रणेता थे। वह कौन सा चक्र है जिसमें सीखने के आरंभ में सीखने की गति तीव्र होती है तथा क्रमशः मंद हो जाती है? देखिए दोस्तों, वह चक्र जो सीखने में आरंभ तो बहुत सीखने में गति तीव्र होती है, लेकिन बाद में यह मंद हो जाती है, वह आपका उन्नतोदर वक्र कहलाता है। यानी पहले आपका हाई होता है, फिर बाद में यह मध्य हो जाता है, यह कहलाता है उन्नतोदर वक्र। शिक्षण अधिगम प्रबंधन संप्रत्यय के प्रवर्तक कौन है? तो शिक्षण अधिगम प्रबंधन संप्रत्यय के प्रवर्तक आपके I.K. डेविज है। अनुभव और प्रशिक्षण द्वारा व्यवहार में परिवर्तन लाना ही अधिगम है या सीखना है, यह कथन किसके द्वारा? गेस्ट के द्वारा दिया गया था। पूर्णकारवाद को जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो पूर्णकारवाद को वर्दीमर को जन्मदाता कहा जाता है। टालमैन ने अधिगम के कितने प्रकार बताए हैं? तो टालमैन ने अधिगम के 6 प्रकार बताए हैं, नोट कर लीजिएगा। जिस विधि से किसी प्रकरण का निदान करना होता है वह क्या विधि कहलाती है? केस स्टडी विधि। जी हाँ, केस स्टडी विधि में जो है किसी प्रकरण का निदान करना होता है। पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? तो चिकित्सात्मक विधि द्वारा जो है पुनर्बलन के सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। साथ ही साथ इद, ईगो, सुपर ईगो की अवधारणा किसके द्वारा दी गई? इसके जन्मदाता आपके फ्रायड कहलाते हैं। आत्मनिष्ठता या दोष पाया जाता है किसमें पाया जाता है? निरीक्षण विधि में आत्मनिष्ठता का दोष पाया जाता है। जब सीखने की क्रिया में प्रगति एक समान रहती है तो कौन सा वक्र होता है? वह आपका सरल रेखीय वक्र हो जाता है। अगला प्रश्न है, पुनरावृत्ति का सिद्धांत करने वाला तत्व क्या नहीं है? तो सामाजिकता और धार्मिकता, ये दोनों जो है पुनरावृत्ति के सिद्धांत करने वाले तत्व नहीं है। सीखने के आधुनिक सिद्धांत में क्या आते हैं? तो सीखने के आधुनिक सिद्धांत में थांडाई का सिद्धांत आपका आ जाता है। अगला प्रश्न है, वह कौन सी मनोविज्ञान की अध्ययन विधियों में से प्राचीनतम विधि आपकी प्रयोगात्मक विधि नहीं है?
किसी बालक की अध्ययन की विधियों में कौन सी प्राचीनतम विधि है? तो वह अंतर्दर्शन विधि कहलाती है। अगला प्रश्न, नवीन ज्ञान और नवीन प्रक्रियाओं को प्राप्त करने की प्रक्रिया सीखने की प्रक्रिया है। यह कथन किसका है? यह कथन आपके वुडवर्थ का कथन हो जाता है। साथ ही साथ थर्स्टन द्वारा 1937 में प्रतिपादित क्रमबद्ध अंतर्विधि का व्यापक प्रयोग एवं प्रचार किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? सफीर मनोवैज्ञानिक ने किया था। बालक के व्यक्तिगत अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि कौन सी है? तो वह कहलाती है केस स्टडी विधि कहलाती है। कौन सा विभेदन सीखने में उच्च स्तरीय उपायों का प्राकल्पनाओं के उपयोग पर बल डालता है? वह आपका असाध्य सिद्धांत कहलाता है। अधिगम के क्रम में कौन सी क्रिया बालक पहले करेगा? तो अधिगम की क्रम में जो है सबसे पहले जो क्रिया बालक करता है वह आत्मसात की क्रिया है। व्यक्ति भेदों का अध्ययन तथा सामान्यीकरण का अध्ययन किस विधि द्वारा किया जाता है? तो विभेदात्मक विधि द्वारा किया जाता है। संबंधवाद वह सिद्धांत है जो समस्त मानसिक क्रियाओं को की परिस्थितियों तथा अनुक्रियाओं के बीच मूल एवं अजित संयोजन का कार्य मानता है। यह कथन आपके रेन का कथन हो जाता है। रेन का कथन क्या है? संबंधवाद वह सिद्धांत है जो समस्त मानसिक क्रियाओं को परिस्थितियों तथा अनुक्रियाओं के बीच मूल एवं अर्जित संयोजन का कार्य मानता है। वह आपका कथन है, रेन का कथन हो जाता है। अगला है, अधिगम स्थानांतरण में सामान्य तथा विशिष्ट अंश का सिद्धांत किस मनोवैज्ञानिक ने दिया था? तो देखिए, अधिगम स्थानांतरण में सामान्य तथा विशिष्ट अंश का सिद्धांत जो है आपके स्पीयरमैन मनोवैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया। वह विधि जिसमें खंड व पूर्ण विधियों का एक साथ प्रयोग किया जाता है उसका नाम क्या है? वह विधि आपकी मिश्रित विधि। जिसमें खंड और पूर्ण विधियों को एक साथ प्रयोग किया जाता है वह आपकी मिश्रित विधि कहलाती है। स्वामित्व अधिगम शिक्षण विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो स्वामित्व अधिगम शिक्षण विधि का प्रतिपादन ब्लूम ने किया था। संरचनावादी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे? तो विलियम वुंड को जो है संरचनावादी संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। थॉर्नडाइक ने इनमें से कौन सा नियम बताया? तो सभी लोग जानते हैं, तैयारी का नियम, व्यवहार का नियम, अभ्यास का नियम या प्रभाव का नियम। ठीक है, तो व्यवहार, अभ्यास, प्रभाव ये तीनों पूछे जाते हैं। अपने सिद्धांत का नाम आदर्शों व मूल्यों का सिद्धांत किसने दिया? WC वागले ने दिया था। जब किसी व्यक्ति का अवलोकन निश्चित परिस्थितियों में ही किया जाता है तो वह क्या कहलाता है? उसे ही नियंत्रित अवलोकन कहा जाता है। वुडवर्थ ने सबसे पहले किस विधि का निर्माण किया? तो वुडवर्थ ने सबसे पहले प्रश्नावली विधि का निर्माण किया। किस मनोवैज्ञानिक अध्ययन विधि में उत्तरदाता प्रश्नकर्ता के सम्मुख नहीं बैठता है? वह आपकी प्रश्नावली विधि कहलाती है। प्रयोगात्मक पद्धति की कमी कौन सी है? तो अपने दोषों को छिपाना ही प्रयोगात्मक पद्धति की कमी मानी जाती है। मनोविज्ञान में निरीक्षण पद्धतियां कितने प्रकार की होती हैं? मनोविज्ञान में निरीक्षण पद्धतियां 2 प्रकार की होती हैं। सीखना संबंध स्थापित करता है, मस्तिष्क मनुष्य का संबंध यह तंत्र किससे हो जाता है? थॉर्नडाइक का कथन हो जाता है। थ्योरी ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक कौन है? तो ER हिलगार्ड जो है थ्योरी ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक है। अधिगम के लिए सदैव सहायक अवयव क्या नहीं होता? उच्च चिंतन। यह अधिगम के लिए सदैव सहायक अवयव नहीं होता है। जब शरीर के एक पक्ष के अंग का दिया गया प्रशिक्षण भविष्य में उपयोगी सिद्ध हो जाता है उसे ही एक पक्षी यंत्रण कहा जाता है। जिस साक्षात्कार के माध्यम से छात्र के घर तथा वातावरण के संबंध में सूचनाएं प्राप्त की जाती है वह आपका निदानात्मक साक्षात्कार कहलाता है। एक समूह की बनावट का अध्ययन करने में प्रयुक्त होती है वह आपकी समाज मिति विधि होती है। सफल साक्षात्कार के लिए क्या आवश्यक होता है? आत्मीयता का स्थान ही सफल साक्षात्कार के लिए आवश्यक होता है। प्रेरकी संप्रदाय किससे संबंधित है? प्रेरकी संप्रदाय आपके मैकडूगल से संबंधित हो जाता है। अगला प्रश्न है जो नोट कर लीजिएगा। किस मनोवैज्ञानिक संप्रदाय ने बाल मनोविज्ञान, बुद्धि परीक्षण आदि मनोवैज्ञानिक उप विषयों को सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था? कार्यात्मवाद ने प्रस्तुत किया था। अंतर्दर्शन पद्धति मनोविज्ञान के किस संप्रदाय से संबंधित है? कार्यात्मवाद से संबंधित है। किसे खेल प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता है? तो फ्रॉबेल को खेल प्रणाली का जन्मदाता कहा जाता है। कक्षा में निरंतर चलने वाली अंतःक्रियाओं का अध्ययन को क्या कहा जाता है? समूह गत्यात्मकता कहा जाता है। साक्षात्कार का संबंध किससे होता है? तो व्यक्ति से व्यक्ति का संबंध साक्षात्कार का संबंध होता है। दमन के स्थान पर पुरस्कार व व्यवहार सुधारने की
बात मनोविज्ञान के किस संप्रदाय में कही गई? व्यवहारवादी संप्रदाय में कहा गया। व्यवहारवाद किसके परीक्षणों पर आधारित है? तो व्यवहारवाद की अगर बात करते हैं तो ठीक है, ईपी पॉलाव के परीक्षणों पर आधारित है, ये भी नोट कर लीजिएगा। सीखने वालों के लिए यह आवश्यक है कि वह क्या स्मरण रखे, क्या भुला दे, यह कथन किसका है? क्रोयम क्रो का कथन हो जाता है। शिक्षा में पूर्ण से अंश की ओर पद्धति किस संप्रदाय की देन है? गेस्टाल्ट संप्रदाय की देन है। मनोविज्ञान में महत्व क्या होता है? तो निरीक्षण का अंतर्दर्शन और बहिर्दर्शन दोनों का मनोविज्ञान में महत्व होता है। अधिगम के नियमों का प्रतिपादन किसने किया? तो अधिगम के नियमों को प्रतिपादन थॉर्नडाइक ने दिया था। थॉर्नडाइक ने मुख्य नियम 3 दिए थे, गौड़ नियम 5 दिए थे। मुख्य नियम कितने हैं? 3। प्रभाव का नियम, तत्परता का, ठीक है, और अभ्यास का नियम, और गौड़ नियम 5 है, नोट कर लीजिएगा, इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। खेल, गीतों व उपहारों द्वारा जो शिक्षा दी जाती है किंडरगार्टन पद्धति में दी जाती है। मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जो जन्मदाता हैं वे कौन हैं? तो मनोविश्लेषण प्रणाली के जन्मदाता माने जाते हैं सिगमंड फ्रायड माने जाते हैं। प्रयोजन विधि किस संप्रदाय से संबंधित है? तो प्रयोजन विधि आपके प्रेरकी संप्रदाय से संबंधित हो जाती है। अगला है, वे कार्य जो हमें संतोष देते हैं पक्के हो जाते हैं एवं वे कार्य जिनके परिणाम हमें असंतोष देते हैं इतनी असफलता से नहीं होते हैं, वह हमारा कथन है मॉर्गन एवं गिलीलैंड का कथन है। अध्यापक के रूप में शिक्षण संबंधी कार्यों को किस रूप में सोचना चाहिए? तो बालक में वृद्धि एवं विकास के रूप में सोचना चाहिए। ज्ञान और अभिवृद्धि की प्राप्ति ही सीखना है, यह परिभाषा किसने दी? क्रोयम क्रो ने दी थी। जी हाँ दोस्तों, ज्ञान और अभिवृद्धि की प्राप्ति ही सीखना है, यह किसकी परिभाषा है? क्रोयम क्रो की परिभाषा है। आत्मनिष्ठ पद्धति किसे कहा जाता है? तो अंतर्दर्शन विधि को ही आत्मनिष्ठ पद्धति कहा जाता है। एग्जाम में आ गया, पेपर में आ गया कि आत्मनिष्ठ पद्धति कौन सी है, तो आपकी वह अंतर्दर्शन पद्धति हो जाती है। अपने छात्रों को अधिक उपदेश मत दो, उक्त कथन किस मनोविज्ञान का है? यह कथन आपके जेम्स का कथन है। जेम्स का कथन क्या है कि अपने छात्रों को अधिक उपदेश मत दो, यह कथन किसका है? जेम्स का कथन है। अधिगम की प्रभावशाली विधि कौन सी होती है? करके सीखना, अवलोकन विधि, व्याख्यान एवं वाद विवाद विधि, ये विधियां अधिगम की प्रभावशाली विधियां मानी जाती हैं। छात्र केंद्रित शिक्षा की अवधारणा किस संप्रदाय ने सर्वप्रथम दी थी? तो छात्र केंद्रित शिक्षा की अवधारणा सर्वप्रथम आपके मनोविश्लेषणवाद संप्रदाय ने दी थी। कार्यात्मक संप्रदाय से जो संबंधित होता है वह कौन है? तो कार्यात्मक संप्रदाय से संबंधित आपके विलियम जेम्स हैं। साथ ही साथ कार्यवादी संप्रदाय से जो संबंधित है वह आपके E.L. थॉर्नडाइक है। सभी यहाँ पे कमेंट कीजिएगा। लगभग 500 प्रश्नों की हमने यहाँ पे जिक्र किया, 500 प्रश्नों को हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। आई होप आप अच्छे तरीके से इन 500 प्रश्नों को अटेंड किया। कोई भी प्रश्न छूट गया होगा अगली क्लास में हम कंप्लीट कर देंगे। बाकी सभी क्लासेस चल रही हैं। बेहतरीन प्रिपरेशन के साथ टीटी एग्जाम को क्रैक कीजिए, अपने सपनों को साकार कीजिए। मैं आपके साथ जयसवाल सर मिलता हूँ आपकी अगली क्लास पर। सभी मित्रों को जय हिंद, वंदे मातरम।